तो चुनावी दंगल के नतीजों का ये कहना चाहिए कि एक तरीके से पूर्वानुमान शुरू हो गया, क्योंकि एग्जिट पोल आने लग गए हैं। 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कौन बाजी मारेगा। और आपके सामने ब्रेकिंग न्यूज, पंजाब में कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है एग्जिट पोल के अंदर, जबकि आम आदमी पार्टी नंबर 2 पर 42 सीटों के साथ यहां पर आने का। पंजाब में बीजेपी को सिर्फ 4 से 7 सीट का अनुमान आया, यानी पंजाब के अंदर बीजेपी अकाली का किला ढहता हुआ नजर आ रहा है इस अनुमान के मुताबिक। लेकिन जहां सबकी नजर थी, यानी उत्तर प्रदेश, वहां पर बीजेपी झंडे गाड़ते हुए नजर आ रही है। 190 से 210 सीटें। टाइम्स नाउ बीएमआर एग्जिट पोल से यह नतीजा निकल कर आया है। समाजवादी पार्टी को यहां पर करारा झटका। इंडिया टीवीसी वोटर्स एग्जिट पोल में भी बीजेपी को साफ बढ़त 185 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि समाजवादी और कांग्रेस गठबंधन को सिर्फ 120 सीटें। वहीं बीएसपी को बड़ा झटका, सिर्फ 90 सीटें उनके पास आती हुई दिख रही है। इंडिया न्यूज एमआरसी एग्जिट पोल में भी बीजेपी साफ विजेता दिखाई दे रही है 185 सीटों के साथ। समाजवादी और कांग्रेस को 120 सीटें, वहीं बीएसपी को 90 सीटें। सबकी नजर उत्तर प्रदेश पर। इंडिया टुडे का सर्वे क्या कहता है? कांग्रेस को 62 से 71 सीटें। और ये बात है पंजाब की। पंजाब में कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है, 62 से 71 सीटें मिल सकती हैं 117 में से। आम आदमी पार्टी पूरा जोर लगाया था वहां पर, लेकिन नंबर 2 पर आ रही है, जबकि बीजेपी को भारी नुकसान। गोवा में बीजेपी एक बार फिर अपना झंडा गाड़ने में कामयाब दिख रही है। 15 से 21 सीटों का अनुमान इंडिया टीवीसी वोटर्स एग्जिट पोल में। कांग्रेस को 12 से 18 तक सीटें मिलेंगी, जबकि आम आदमी पार्टी ने वहां भी कोशिश की, लेकिन 4 सीटों पर सिमट रही है। मणिपुर की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी की विजय पताका दिख रही है। 25 से 31 सीटें इनके खाते में आ सकती है। 60 में से कांग्रेस, 17 से 23, जबकि अन्य 9 से 15 सीटों पर सिमटेंगे। तो 5 राज्यों का ये जो एग्जिट पोल है, ये अब आने लगा है, और ज्यादातर एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री मिल सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी नंबर 2 पे और बहुजन समाज पार्टी नंबर 3 पर जा सकती है। एग्जिट पोल के नतीजे ये कहते हुए बीजेपी को गोवा में एक बार फिर मौका मिल सकता है अपनी सरकार बनाने का, लेकिन कांग्रेस को बढ़त मिल गई है पंजाब के अंदर। वहीं मणिपुर में भी बीजेपी का परचम दिखाई दे रहा है, लेकिन जहां सबकी नजर थी उत्तर प्रदेश में, सबसे ज्यादा सीटों का अनुमान निकल कर आ रहा है बीजेपी के पक्ष में। अलग अलग जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसको आप देखें तो 190 से लेकर 200 से ऊपर, 200 से ज्यादा सीटें यहां पर बीजेपी को मिल सकती है। तो चलिए विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और सीएसडीएस के एसोसिएट प्रोफेसर हिलाल अहमद। हर्षवर्धन, आपसे शुरुआत करते हैं। जिस तरीके के नतीजे एग्जिट पोल में दिखाई दे रहे हैं और पूरी तरह से बीजेपी के पक्ष में झुकते हुए लग रहे हैं, बहुत सारी बातें हुई पिछले 3 महीनों के दौरान, आप भी कई कार्यक्रमों में आए। क्या ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, हम उम्मीद करें कि यही नतीजे 11 तारीख को भी निकल कर आएंगे? हर्षवर्धन, देखिए, जो मुझे लगता है कि शायद ये लंबे अरसे के बाद एक चुनाव में हो रहा है कि जो चुनाव के अनुमान। मेरी आवाज आ रही है? जी जी विपिन, मेरी आवाज आ रही है? जी, सुन पा रहे हैं, आप बोले। जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो शायद लंबे अरसे के बाद ये एक ऐसा चुनाव है कि जिसमें अलग अलग राज्यों में, जो 5 राज्य हैं और उत्तर प्रदेश से लेकर गोवा तक की बात हम करें, तो उन राज्यों में लगभग जो सेंटिमेंट की बात करें, जो अलग अलग समय पर जो राजनीतिक समीकरण बदले उसकी बात करें,
या फिर कहें कि जो पार्टियों के मोमेंटम के लिहाज से और खुद जो इलेक्शन को समझने वाले लोग हैं, या जो एक कहा जाता है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग है, उसमें पहली बार एक बड़ा तारतम्य नजर आ रहा है। और अभी जो एग्जिट पोल्स नजर आ रहे हैं, और ठीक है, किसी की सीटें थोड़ी सी कम होंगी, थोड़ी सी ज्यादा होंगी अलग अलग एग्जिट पोल करने वालों को, और ये बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन ओवरऑल अगर मोटा मोटा अगर हम देखें तो ज्यादातर सेंटीमेंट वही है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सबसे नजदीक है सरकार बनाने के, और वो 7 चरण में लगातार दिखा। यहां एक चीज पे थोड़ा सा मुझे अभी भी संदेह है, निजी तौर पर मुझे लगता है कि जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस की स्थिति दिख रही है और जो बहुजन समाज पार्टी की स्थिति दिख रही है, वो दूसरे और तीसरे नंबर पर है। मुझे लगता है कि शायद ये स्थिति थोड़ी सी 11 को मेरी नजर में बदलती दिख रही है। पंजाब के नतीजे बड़े साफ हैं कि फिर से कांग्रेस को एक स्टेट मिलती हुई दिख रही है। एक स्टेट उसको ऐसा मिलता हुआ दिख रहा है जहां लंबे समय से 10 साल से वो सत्ता में नहीं है, और कम से कम एक दिल्ली के लिए, दिल्ली में बैठे कांग्रेस के लोगों के लिए एक ठिकाना हो सकता है। गोवा में भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बिना लीडरशिप की लड़ाई, जो उनके अंदर संघ में इतना बड़ा जो सुभाष वेलिंगकर थे उनका बाहर चले जाना, हालांकि वो फिर लौट आए हैं, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से उस स्टेट में सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है, तो ये भी एक चौंकाने वाली बात है। इसका मतलब कि मनोहर पर्रिकर के कहें कि जो उनकी अपील थी वो अभी बनी हुई है रक्षा मंत्री बनने के बाद। और एक जो सबसे बड़ी बात होगी, मुझे लगता है कि ये शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश से ज्यादा बड़ी उपलब्धि होगी। उत्तर प्रदेश क्योंकि बहुत बड़ा है, सीटें आती हैं, संदेश मिलता है, लेकिन मणिपुर में सरकार बनती दिख रही है भारतीय जनता पार्टी की, जो कम से कम उस ब्रैकेट में जहां लंबे समय से ये कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पॉकेट पूरा का पूरा इनसे अछूता रहता था। एक वोट परसेंटेज तक जाते थे और फिर लौट आते थे, कोई न कोई एक एंटी सेंटीमेंट आता था जो भारतीय जनता पार्टी को पीछे खींच देता था। तो मुझे लगता है कि जो कहें कि जिस पॉकेट में जिसको अनुमान लगता दिख रहा था, वो सभी पार्टियां उस तरह से करता हुआ दिख रही हैं। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में नंबर 2 और नंबर 3 बदलेगा, ऐसा मुझे थोड़ा सा अनुमान है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी मेरी नजर में अच्छा करती दिखी है। जी हिलाल अहमद साहब, पहले बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं क्योंकि सबकी नजर इस बड़े नतीजे पे थी। एक बार लोगों को फिर से दिखा देते हैं। टाइम्स नाउ वीएमआर एग्जिट पोल बीजेपी को 190 से लेकर 210 सीटें दे रहा है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को ज्यादा से ज्यादा 130 सीटें मिलेंगी, जबकि बीएसपी तीसरे नंबर पर आएगी, बहुत पाया तो 74, अन्य को 8। उसके अलावा जो दूसरे सर्वे हैं वो भी बीजेपी की तरफ इशारा कर रहे हैं। इंडिया टीवीसी वोटर्स का एग्जिट पोल 185 सीटें देता है बीजेपी को, कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन को 120 सीटों पर समेटता है, बीएसपी को 90 सीटें देता है। अन्य भी यहां पर जितने एग्जिट पोल हैं, ज्यादातर बीजेपी को 15 से 20 सीटें प्लस या माइनस कीजिए, लेकिन उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। 180 से ऊपर सीटें दे रही है, एक मिनिमम बेंचमार्क हो सकता है। 180 से ऊपर सीटें जा रही है, कुछ में 200 के पार, कुछ में 210 तक। हिलाल अहमद साहब, जब 7 चरण में चुनाव हुआ तो अलग अलग चरण में अलग अलग बातें निकल कर आई। कभी लगा कि बीजेपी का पलड़ा झुक रहा है, कभी लगा कि बीजेपी का पलड़ा बढ़ रहा है। अगर हम चुनावी रैलियों की बात देखें तो ऐसा कहीं प्रतीत नहीं होता था कि किसको ज्यादा मिलेंगे किसको कम मिलेंगे। बड़े सस्पेंस की बात थी, त्रिशंकु विधानसभा की भी बातें हो रही थी। लेकिन अब जो ये एग्जिट पोल आ रहे हैं, ये जिस तरह का एक साफ बहुमत दिखाते हैं बीजेपी के पक्ष में, इसकी कितनी उम्मीद थी? नहीं, सबसे पहली बात तो ये कि जो इसका जो नेचर होता है, जो प्रकृति होती है एग्जिट पोल की, वो ये है कि ये रुझान है। नतीजे कैसे आएंगे इसकी तरफ ही सिर्फ इशारा करते हैं। मैं खुद इसका एक हिस्सा रहा हूं, तो मैं ये खुद ये कहूंगा कि ये रुझान है और इनको केवल हमें इशारों के तौर पे लेना चाहिए। अगर मान लीजिए ये इशारे हैं, जैसे कि अभी हर्षवर्धन जी ने कहा, और मैं उनसे सहमत हूं इस बात पर कि इशारे काफी हद तक उन्हीं विश्लेषणों की तरफ लेकर जा रहे हैं जो पिछले 15-20 दिनों में हम सभी करते चले आए थे। तो अब दूसरी बात, जो दूसरा आपका सवाल है, वो महत्वपूर्ण सवाल है कि 7 चरण में कभी कोई ऊपर और कभी कोई नीचे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका अगर आप जो प्रेडिक्शन सभी एग्जिट पोल ने किया है उसको अगर कुल मिलाकर देखेंगे तो कम से कम एक बात स्पष्ट आएगी कि कोई भी, मुझे लगता है कि अपने कंसोलिडेटेड कोर कंस्टिट्यूएंसी के अंदर सभी ने अपना अच्छा परफॉर्मेंस किया है। ऐसे समय में जबकि विनर और लूजर को
के सीट्स में ज्यादा अंतर हमें नजर नहीं आ रहा है, ऐसे में ज्यादा महत्वपूर्ण यह होगा कि वोट परसेंटेज कितना होगा, जो कि हमें 11 तारीख को ही पता लगेगा। तो एक चीज मुझे लगता है कि उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि किसको हम वाकई में विजेता कह रहे हैं, और विजेता के लिए वोट परसेंटेज के आखिर लोगों ने किन किन लोगों ने किस पार्टी को किस समय में किस फेज में चुना। एक बात तो मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरी बात उत्तर प्रदेश के बारे में वो ये है कि जैसा भी हर्षवर्धन जी कह रहे थे कि बीएसपी को हम सभी लोगों ने सभी एग्जिट पोल ने काफी कम आंका है। मुझे भी लगता है कि अगर भाजपा की सीटें बढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं पर बीएसपी का परफॉर्मेंस भी इंक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि अगर आप कोर कंस्टिट्यूएंसी तीनों पार्टीज की उठाकर देखें तो बीएसपी और जहां भी तिकोने मुकाबले हुए हैं उसमें यह संभावना ज्यादा आ जाती है कि बीएसपी वर्सेस बीजेपी अगर होगा तो तीसरी पार्टी निसंदेह बाहर चली जाएगी। तो ऐसे में बीएसपी को कम आंकना मुझे थोड़ा सा इसमें संदेह लग रहा है। तीसरी अहम बात जो इन चुनाव में खासतौर से यूपी के चुनाव में आई है वो ये है कि सरकारी तौर पर जो चुनाव प्रचार किया गया, मैं बार बार इस बात की तरफ इशारा करता रहा हूं कि जो चुनाव प्रचार अंतिम फेज में आया और अंतिम फेज में आने के बाद में ऐसा लगा क्योंकि जो मीडिया विमर्श था वो पूरी तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश केंद्रित था, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था जहां एक्चुअली ज्यादा सीटें थीं और जहां पर की जहां के मुद्दे बिल्कुल अलग थे। देखिए उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है तो उस ओर के मुद्दे अलग थे, और मुझे लगता है कि जो इसमें डीमोनेटाइजेशन वाला जो फैक्टर था वो कहीं ना कहीं पर अगर ये नतीजे आते हैं तो मुझे लगता है कि उसको उन दोनों क्षेत्रों में अलग अलग तौर पर देखना चाहिए। ये वो इलाका था पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो मार्केट से जुड़ा हुआ था, जहां पे डीमोनेटाइजेशन हुआ था। लेकिन अगर हम ईस्ट में जाकर देखें तो ये सबसे जहां जिसे कहा जाता है कि पॉवर्टी बहुत वाइड स्प्रेड है ईस्ट में, तो वहां पर उसको मार्केट तक आने में समय लगेगा। डीमोनेटाइजेशन का असर उस पर उतना नहीं पड़ा होगा, उतना डायरेक्ट नहीं पड़ा होगा। तो ऐसे में संभावना ये हो सकती है कि इस तरह से इसका जो वर्गीय चरित्र था इस चुनाव का, उस पर भी कुछ बात करें। नहीं, बिल्कुल इसको आगे बढ़ाते हो। बड़ा अच्छा प्रश्न आपने उठाया, क्योंकि अगर डीमोनेटाइजेशन या नोटबंदी के बाद देखें तो वैसे छोटे चुनाव हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा इतने बड़े स्तर का चुनाव ये पहला कहा जा सकता है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, तो क्योंकि 7 अलग अलग फेजेस में हमने देखा कि अलग अलग तरीके के मुद्दे थे, विकास की बात कहीं कहीं हुई लेकिन जातीय समीकरण बने, धार्मिक समीकरण बने और राम का नाम आया, हर तरह की बात इस यूपी के चुनाव में हुई और डीमोनेटाइजेशन इन सबके बेस में तो मौजूद था ही। आपको क्या लगता है, जो एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को किन चीजों का फायदा मिला और साथ में समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, इनको कहां पर नुकसान हुआ? देखिए, मुझे लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें और अगर एग्जिट पोल के इशारे सही हैं तो अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के सबसे नजदीक पहुंच रही है तो निश्चित तौर पे हम जिस तरह से एक जो पारंपरिक तरीके से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी को, कम से कम उस तरह से इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ी है। अब मैं अगर ये कह रहा हूं कि पारंपरिक तरीके से हम देख रहे हैं तो वो गलत है, तो वो क्यों कह रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। जब आपको याद होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले पर वर्डिक्ट सुनाया था और 3 हिस्से कर दिए थे और एक तरह से उसको फैसले की तरफ बढ़ा हुआ कदम कह सकते हैं, हालांकि अभी आखिरी फैसला नहीं आया हुआ है, तो उस समय ये उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम उत्तर प्रदेश से कुछ जगहों से विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े दूसरे संगठन या फिर ऐसे संगठन जो दूसरी तरह से खुद को हिंदूवादी राजनीति का एक तरह से ठेकेदार कहते हैं या अगुआ कहते हैं या जो भी समझते हैं, वो लोग कहीं न कहीं नजर आएंगे। लेकिन 2014 के बाद भारतीय राजनीति में एक बड़ा बदलाव जो आया है कि सेंटर स्टेज पे वो बात आई है जो बात शायद शुरू में आनी चाहिए थी जब देश आजाद हुआ, या फिर कहें कि जब एक बार आपातकाल के बाद देश जागा था तब आ जानी चाहिए थी। लेकिन अब 2014 के बाद राजनीति के सेंटर स्टेज में डेवलपमेंट आया। अब जब डेवलपमेंट आया तो उसी दौरान 2014 के बाद ढेर सारे चुनावों के बीच में बिहार का चुनाव भी आया और बिहार के चुनाव में 2 ऐसे पार्टनर बने जिनके बारे में कल्पना नहीं की जा सकती थी। लालू और नीतीश मिले, जिसकी वजह से जी भारतीय जनता पार्टी का पूरा कहें कि जो उनका इलेक्शन का जो बेस था वो टूटता सा दिखा। अब उसी को कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में किया
वही उत्तर प्रदेश में किया जो हम लोग विश्लेषण करते रहे थे और बीच में कई बार लोग ये कह रहे थे कि इसकी वजह से ही वो ध्रुवीकरण का नुकसान होगा। लेकिन मुझे लगता है कि यहां एक बात जो सबसे ज्यादा देखी जाने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी ने पॉकेट वाइज और पॉकेट में जो जातियां हैं उनको हिस्सेदारी देने के लिहाज से एक बड़ी कोशिश पहली बार की। और जो दूसरी बड़ी चीज है कि सत्ता में हिस्सेदारी के लिहाज से जो दो जातियां हैं, जाटव और यादव, इनको छोड़कर सभी जातियों को यह बताने की कोशिश की कि ये भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जहां से ब्राह्मण और बनिया मैटर करता है। और शायद ये बात असर की है, अगर एग्जिट पोल के इशारे सही हैं तो शायद 11 तारीख को हम और इस पे समझ सकेंगे कि इन मुद्दों के अलावा और कौन कौन सी चीज। डिमोनेटाइजेशन पे एक बात जरूर मैं कहूंगा कि डिमोनेटाइजेशन को लेकर हम दिल्ली मुंबई में बैठे लोग बड़ी दूसरी तरह से देख रहे हैं। जो भी एक जनरल सेंस है पब्लिक का, वो नरेंद्र मोदी में भरोसा ज्यादा बना है उसका, और वो डिमोनेटाइजेशन के बाद और ज्यादा हुआ है। हो सकता है कि दिल्ली से लगे होने की वजह से और थोड़ा समृद्ध बेल्ट होने की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ लोग नाराज होंगे। उसमें जाट बहुत थे तो उनकी आवाज सुनी जाती है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं और कानपुर से आगे फिर निकलते हैं तो मध्य से लेकर पूरब और बुंदेलखंड तक डिमोनेटाइजेशन भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉजिटिव फैक्टर की तरह काम करता दिख रहा है। चलिए, तो बड़ा जटिल था उत्तर प्रदेश के चुनाव में, सारे समीकरण अलग अलग फेज में, अलग अलग तरह के लोग, अलग अलग तरह की जातियां, और किस पार्टी ने इस गणित को सही लगाया वो पहुंचेगी। हालांकि एग्जिट पोल के ये इशारे हैं, नतीजे नहीं है, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी को यहां पर जीत मिलती दिखाई दे रही है। हम लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक के बाद आएंगे और कुछ दूसरे राज्यों की भी चर्चा करेंगे। तो 5 राज्यों में चुनावी दंगल समाप्त हो चुका है। रेफरी को अपना फैसला सुनाना बाकी है, लेकिन उससे पहले कयास लगाए जा रहे हैं जिसे हम एग्जिट पोल कहते हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बढ़त बनती हुई दिख रही है, लेकिन एक महत्वपूर्ण राज्य वो है पंजाब। तो पंजाब में यहां पर आपके सामने इंडिया टुडे एग्जिट पोल का क्या नतीजा है। कांग्रेस को यहां पर बढ़त दिखाई दे रही है, 62 से 71 सीटें। आम आदमी पार्टी जिसने जोर बहुत लगाया लेकिन नंबर 2 पर खिसक रही, 42 से 51। बीजेपी की हालत काफी बुरी, 4 से 7 सीटें। हिलाल अहमद, अगर हम बात करें पंजाब की, तो 10 साल से जैसे बात हो रही थी कांग्रेस सत्ता से बाहर, एंटी इनकम्बेंसी का फायदा मिल रहा था, या जो इस समय सत्तारूढ़ अकाली बीजेपी दल है उनके साथ इतनी सारी चीजें जुड़ गई थी कि लग ही रहा था कि सत्ता से बाहर जाएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए भी काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही थी। अब कांग्रेस ने यहां पर किला फतेह कर रहा है, ऐसा लगता है एग्जिट पोल के। तो ये जो नतीजे निकले पंजाब के, ये किस और इशारा करते हैं? क्या पहले से तय था कि कांग्रेस को इतनी बड़ी सफलता मिलेगी? आम आदमी पार्टी कहीं पिछड़ गई जितनी उम्मीद की जा रही थी? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें फिर ये इसको पंजाब के पर्सपेक्टिव में रखकर देखने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी को नकारना चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल जो है वो ये होगा कि आखिर कितने वोट लेकर, कितने प्रतिशत वोट लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी, जिसे कहा जाता है, पहचान को दर्ज कराया है पंजाब में। तो उसको रूल आउट नहीं करना चाहिए, एक बात। दूसरी अहम बात यह है कि जो पंजाब की कांग्रेस है वो किसी और राज्य की कांग्रेस से अलग है, उसका अपना एक अस्तित्व है। और वो अस्तित्व जो है, जैसे ही जो एंटी इनकम्बेंसी हमने देखा अकालियों के, मैंने पंजाब में जब गया हूं इस दौरान में, तो मैंने वहां पर एक फीलिंग जो देखी थी वो एंटी इनकम्बेंसी की थी। तो उसके बाद में जब वोटर के पास में 2 ऑप्शन हो तो निसंदेह उसको हमें कंस्टिट्यूएंसी वाइज देखना पड़ेगा कि किस कंस्टिट्यूएंसी में कौन ऐसे विनेबल पोजीशन में था। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, और ये काफी ये बात आई भी है बातचीत में हम सब की, कि मालवा में आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। तो अगर वाकई में ऐसा कुछ हम रीजन वाइज उसको निकाल कर देखें तो ये कहना कि आम आदमी पार्टी पिछड़ गई है, मुझे लगता है कि ठीक नहीं होगा। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये कि जो पंजाब है, पंजाब देश की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो राजनीतिक विमर्श है उत्तर भारत का, उसमें पंजाब की खास भूमिका रही है। और ऐसे समय में, क्योंकि वो सीमांतर राज्य भी है,
तो ऐसे समय में अगर वहां पर गैर भाजपा सरकार बनती है तो निसंदेह जो एक एंटी बीजेपीइज्म की राष्ट्रीय राजनीति की जो सुगबुगाहट हमें इस चुनाव में दिखाई दी थी वो स्ट्रेंथन होगी, वो मजबूत होगी। लेकिन उसके दावेदार क्या कांग्रेस होगी या आम आदमी पार्टी होगी, ये तो नतीजों के बाद ही पता लगेगा। जहां तक अकाली और बीजेपी की हार का सवाल है, देखिए बीजेपी को बहुत नुकसान, वो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि उनको दिलचस्पी है भी नहीं कि पंजाब में क्या होता है। लेकिन अकालियों के लिए बड़ी हार होगी। हाँ, अकालियों के लिए बड़ी हार होगी, क्योंकि एक बहुत स्पष्ट बात है, और अगर ऐसा होता है तो निसंदेह एक बड़ी बात है कि अकालियों ने, अकाली पॉलिटिक्स को अगर आप देखें ध्यान से पिछले 7-8 सालों में जिस तरह का रेडिकल सिख इज्म की उन्होंने राजनीति की है, जिसको खुले तौर पर कॉमनल पॉलिटिक्स कहा जा सकता है, उसको एक करारी हार मिली है। चाहे वो आम आदमी पार्टी आए, चाहे वो कांग्रेस जो है वो। चलिए, मुझे यहाँ पर हिलाल साहब एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा क्योंकि समय थोड़ा कम बच रहा है। ब्रेक से लौट कर आएंगे तो थोड़ा सा हम उत्तराखंड की बात करेंगे। वहां पर भी बीजेपी को साफ बढ़त दिखती हुई मिल रही, क्या समीकरण बने, वहां चर्चा होगी उत्तराखंड की छोटे से ब्रेक के बाद। 5 राज्यों के चुनावी दंगल में एग्जिट पोल चल रहा है और अलग अलग राज्यों में एग्जिट पोल के इशारे अलग अलग हैं। वैसे 4 राज्यों की बात करें तो बीजेपी की तरफ, लेकिन एक राज्य यानी पंजाब जहां कांग्रेस को विजयी दिख रही। लेकिन ध्यान रखिए ये एग्जिट पोल है, लेकिन एक महत्वपूर्ण राज्य और वो है उत्तराखंड, जहां पर इंडिया टुडे एग्जिट पोल के मुताबिक 46 से 53 सीटें बीजेपी की तरफ जाती हुई, कांग्रेस 12 से 21, अन्य को 1 से 2। हर्ष, समय मेरे पास कम है यहां पर थोड़ा, लेकिन उत्तराखंड के इन एग्जिट पोल के इशारों को कैसे देख रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड के एग्जिट पोल के इशारे तो बहुत साफ कह रहे हैं कि उत्तराखंड के पॉकेट्स के नेता हैं वो कांग्रेस में रहेंगे या भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे, वो अपनी सीट जीत लेते हैं। और बड़ा ये दुर्भाग्य भी है, हालांकि मैं उस तरह से कहूंगा कि अगर वही सारे नेता जो कांग्रेस में थे और बदल के इधर आते हैं तो इसका मतलब कि कम से कम वहां की जनता, और उसमें एक बड़ी जो चीज है कि ये पॉकेट्स वो हैं जो ज्यादातर जो थोड़ा सा मैदानी इलाकों से जुड़े हुए हैं ना, वहां पर इनकी सत्ता बहुत ज्यादा है। तो क्या पहाड़ या उत्तराखंड जिस लिहाज से एक अलग राज्य बना था वो कहीं न कहीं पूरा मोटिव ही खत्म होता दिख रहा है। अगर इस इशारे को हम ठीक माने तो इसका मतलब तो यही होगा कि वहां सरकार दरअसल बदल ही नहीं रही है। वो कोई भी सरकार बनाएगा, कुछ गिने चुने लोग हैं जो कभी भारतीय जनता पार्टी में होंगे या कांग्रेस में होंगे, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल तो लगभग खत्म सा ही दिख रहा है। तो बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने हर्षवर्धन। ये बहरहाल ये एग्जिट पोल है, तो अब 11 तारीख को होगी नजर कि ये एग्जिट पोल कितने सटीक बैठते हैं। आज जो परिस्थिति दिखाई दे रही है वो कितनी बदलती है या यही रहती है 11 तारीख को। जरूर जुड़िएगा हमारे साथ। लेकिन आज भी सीएनबीसी आवाज पर लगातार एग्जिट पोल का विश्लेषण जारी है। स्मार्ट कवरेज में बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।